हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मीडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का मध्यकालीन इतिहास। इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर अप करेंगे, जिसमें हमको राजपूत पीरियड, चोला डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं जो कि कवर अप करने हैं। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, बट कितना याद है और कितना आपने रिटेन किया है, तो आज उसका टेस्ट हो जाएगा। और या फिर जो चीज़ नहीं पता है तो वो चीज़ें पता चल जाएगी। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इंडिया जीएस उसमें ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि सीजी व्यापम, कोई सा भी एग्ज़ाम, उसमें इंडिया जीएस है तो मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना ही है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सीजी पटवारी के लिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है 15 मार्च को, बाकी टेस्ट बचे हुए हैं। 3 फुल लेंथ टेस्ट बचा है, 1 सेक्शनल बचा है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में जो टेस्ट आपके छूट गए हैं वो भी टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैं यहाँ आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ, साथ में आंसर भी बताऊंगी। आप पॉज कर दीजिए और अपना आंसर खुद से दे दीजिए। तो सबसे पहले आता है, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ सही आंसर है हमारा गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सूर्य मंदिर, मुडेरा के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने करवाई? तो इसको करवाया है भीम वन ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे। किसके थे? चालुक्य डायनेस्टी से। ठीक है, यदि आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट भी करते हुए चलिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि अक्सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का सेट है ये। ठीक है, तो मुडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जो कि भीम वन ने, प्रथम ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनवाया। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? विजय स्तंभ, आपको तो इमेज से पता चल गया होगा कि कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? ये चित्तौड़गढ़ का सीन है, जो कि विजय स्तंभ है, वहाँ स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यहाँ आपका सही आंसर है भीमदेव प्रथम। कौन था गुजरात का शासक? भीमदेव प्रथम। इसका कार्यकाल कितना था? 1022 से लेकर के 64 तक था, 64 तक था। और इसने आक्रमण कब, महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था। साथ में बोला जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण इसका 1001 में हुआ था, जो कि भारत के समीपवर्ती नगरों पर हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के समीपवर्ती नगरों पर। फिर उसके बाद बहुत सारे आक्रमण हुए, जैसा कि मैंने बताया 17 आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। लेकिन जो मोस्ट फेमस इसका आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर था, जो कि उसका 16वां आक्रमण था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 1025 में किया उसने सोमनाथ पर। फिर 17वां आक्रमण बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का कहाँ था, तो और किसके खिलाफ था? तो आपका सही आंसर बनेगा जाटों के खिलाफ, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जो कि कहाँ के थे? ये कहाँ के जाट थे? ये सिंध और मुल्तान के जाट थे। कहाँ के थे? सिंध और मुल्तान के जाटों के विरुद्ध में महमूद गजनवी का
17 नंबर का आक्रमण हुआ और ये आक्रमण उसने किया था 1027 को ईस्वी को, ठीक है, और ये उसका आखिरी आक्रमण था। साथ में हम और भी चीज़ें जान लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में और भी किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो बोला जाता है, क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन कौन आया था, या फिर इसके दरबारी कवि कौन थे, उनकी पुस्तकें क्या है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले महमूद गजनवी के साथ तो काफ़ी इतिहासकार, भूगोलिक, ये सब लोग आए थे, लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो बोला जाता है कि इनके दरबारी कवि थे अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी। और अल बरूनी जो हैं किसके लेखक थे? तो किताब उल हिंद, किसके, यदि पूछता है किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आंसर है अल बरूनी, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी। साथ में अल बरूनी ने ही तहकीके हिंद भी लिखी। क्या लिखी? तहकीके हिंद। और बोला जाता है कि तहकीके हिंद में इन्होंने भारत का विवरण दिया था। भारत के बारे में अल बरूनी ने यदि कहीं लिखा है तो वो तहकीके हिंद में लिखा है। आई रिपीट वंस अगेन, महमूद गजनवी के साथ उनके दरबारी कवि अल बरूनी भारत आए और अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। साथ में उन्होंने तहकीके हिंद नामक एक पुस्तक भी लिखी जिसमें सर्वप्रथम भारत का विवरण मिलता है। पूछा जाता है कि अल बरूनी के किस पुस्तक पर भारत का विवरण मिलता है, तो आंसर बनता है तहकीके हिंद। साथ में इसके महमूद गजनवी के साथ जो दूसरा व्यक्ति आया तो बोला जाता है उत्बी नामक इतिहासकार इसके साथ आया था। कौन आया था? उत्बी नामक इतिहासकार। फिर उसके साथ और भी आए थे जिसका नाम है बेहाकी। क्या नाम है? बेहाकी। और बेहाकी को बोला जाता है ये तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक है। क्या? तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? बेहाकी, ठीक है, तारीखे सुबुक्तगीन, तारीखे इस तरह से लिखा जाता है, ये तारीख ए सुबुक्तगीन, यहाँ ऊपर में लिख दे रही हूँ मैं, सुबुक्तगीन, ठीक है। इसका लेखक कौन है? बेहाकी, ठीक। ये भी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। फिर उसके बाद आता है फिरदौसी। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के साथ आया था और बोला जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि फिरदौसी की फेमस पुस्तक कौन सी है? फिरदौसी की फेमस पुस्तक कौन सी है? तो फिरदौसी की फेमस पुस्तक है शाहनामा। क्या है? शाहनामा। और फिरदौसी भी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो इस तरह से आपको नाम भी पता रहना चाहिए कि कौन कौन आया था। तो बहुत सारे इतिहासकार, दरबारी कवि, भूगोलिक, ये लोग महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। लेकिन अल बरूनी, उद्बी, बेहाकी, फिरदौसी मोस्ट फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर, देखिए क्वेश्चन तो केवल एक है कि सोमनाथ में महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया, तो 1025 आपको याद रखना है। ये महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था? तो 16th आक्रमण था, ठीक है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि 17th आक्रमण या फिर महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और ये कहाँ के जाट थे? तो ये मुल्तान और सिंध के जाट थे। कहाँ के थे? मुल्तान और सिंध के जाट थे, ये था। फिर पूछा जाता है कि प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने किसके विरुद्ध किया था? और ये जाटों के विरुद्ध 1027 में इसने किया था, है ना, 1027 में किया था। फिर पूछा जाता है प्रथम आक्रमण इसने कब किया? तो प्रथम आक्रमण इसका हुआ था 1001 में, जो कि भारत के समीपवर्ती नगरों पर था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो आप लोगों को आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। साथ में रिवीजन भी हो गया आपका कि आप जो पढ़े हो वापस से रिवाइज हो गया। और भीमदेव फर्स्ट के विरुद्ध जो ये आक्रमण था, उस समय सोमनाथ में जब आक्रमण हुआ था तो ये भारत गुजरात के शासक थे भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क
आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। यहाँ पे इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आया तो वो भारत का शासक उस समय कौन था, भारत का शासक उस समय कौन था जिससे मोहम्मद गौरी परास्त हो गया था। यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको, परास्त हो गया था। तो यहाँ आपका सही आंसर है भीम द्वितीय। कौन है? भीम द्वितीय। एक चीज याद रखना कि महमूद गजनवी जब आया तो उस समय भारत गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम। क्योंकि हमको ना दो टॉपिक हमेशा कंफ्यूज करते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, है ना। तो मोहम्मद गौरी के समय जो है भीम द्वितीय थे। कौन? भीम द्वितीय। एक्सक्यूज मी। तो भीम द्वितीय थे, लेकिन महमूद गजनवी के वक्त में भीमदेव प्रथम थे। आई होप यहाँ पे आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि कौन था उस समय जब मोहम्मद गौरी को परास्त किया गया, तो भीम द्वितीय। ठीक है, ये कब इन्होंने कब परास्त किया था? तो 1178 में ईस्वी में, है ना। 1178 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, जो कि कहाँ के थे? पाटन गुजरात। कहाँ के शासक थे ये? पाटन गुजरात के थे, है ना, भीम द्वितीय। फिर उसके बाद जो मोहम्मद गौरी के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो दो चीज़ पढ़ते हैं, तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध पढ़ते हैं, तराइन का प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम हुआ था 1191, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। तो पहले में पृथ्वीराज विजयी हुआ और द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि 1192 में हुआ था, तो पृथ्वीराज उसमें हार गए थे और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ये आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, साथ में ये भारत के इतिहास का भी एक पार्ट होता है। तो कलचुरी संवत के इन्होंने कौन सा कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कौन सा कहलाया? तो आप लोगों को पता होगा। तो क्या है आपका सही आंसर यहाँ? त्रैकुटक संवत। क्या है? त्रैकुटक संवत। और भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमको बाकी चीज़ भी याद होनी चाहिए। चलो, ये पर्टिकुलर टॉपिक से तो हमको पता है, कलचुरी के समय जो इन्होंने ये जो संवत यूज़ करते थे तो वो त्रैकुटक था। विक्रम संवत और शाक संवत को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो विक्रम संवत के बारे में हम पढ़ते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 BC में। कब हुई थी? 57 BC में। आई होप यहाँ पे BC आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट जो है ईसा पूर्व, जिसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व, 57 BC में। तो 57 BC में किसके द्वारा हुआ? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत, अपने ही नाम पर विक्रम है तो विक्रम संवत स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया पूछा जाता है? तो शाक रूलर को ये हराए थे। कब हराए थे? तो 56 BC में ये शाक रूलर, ये जो शक दिख रहा है ना, तो शाक रूलर को हराए थे और उसकी ही याद में ये विक्रम संवत को चालू किए, जिससे हम मनाएं, अपनी जीत का जश्न मनाएं। क्योंकि 56 BC में इन्होंने हरा दिया था शाक रूलर को, इसीलिए फिर उसको याद करने के लिए हमारा विजय प्रतीक होना चाहिए। तो विजय प्रतीक के रूप में इन्होंने विक्रम संवत को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आता है हमारा शाक संवत। ये भी पूछता है कब स्टार्ट हुआ। तो शाक संवत जो है ये जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 78 BC में। कब? 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व किसके द्वारा किया गया पूछा जाता है आपसे। तो आपको याद रखना है सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहना डायनेस्टी के द्वारा ये चालू किया गया। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी के रूलर कौन थे जिन्होंने चालू किया? तो शालिवाहन। क्या नाम है? शालिवाहन के द्वारा ये शाक संवत चालू हुआ था 78 BC में, शालिवाहन के द्वारा। ठीक है,
ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि विक्रम संवत जो है 757 में चालू हुआ, शाक संवत 78 में चालू हुआ। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने ये चीज पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप किया। साथ में और जब हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो हम उसमें हिजरी कैलेंडर भी पढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हिजरी कैलेंडर तो ये इस्लाम कैलेंडर माना जाता है, हिजरी कैलेंडर, जिसकी शुरुआत हुई थी 622 एडी में हुई थी। कब हुई थी? 622 एडी में हुई थी, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद जब वो मक्का से मदीना गए तो उसको याद करने के लिए इस दिन को चालू किया गया था। तो और ये इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि प्रेजेंट में अभी जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर के जो दिसंबर आप देख रहे हैं, तो ये हम फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करते हैं। साथ में जो हम चैत्र से लेकर के जो हमारा चैत्र, ये सब हिंदी महीने जो स्टार्ट होते हैं वो आते हैं हमारे शाक संवत में चालू होते हैं। फिर आता है हमारा विक्रम संवत। तो विक्रम संवत मूलतः महाराष्ट्र और गुजरात में यूज़ होता है, दिवाली के बाद से ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक से आपको कहीं से भी अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से वर्सटाइल होते जा रहे हैं और हर एक फील्ड में चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दो और कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा है एग्जाम्स में कि आ रहे हैं, तो आपको इस तरह से कवर अप करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक्ता लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये है कि कल्पद्रुम के लेखक, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कल्पद्रुम के लेखक हैं लक्ष्मीधर। क्वेश्चन में ही एक पॉइंट याद रखो, कल्पद्रुम के लेखक हैं लक्ष्मीधर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि लक्ष्मीधर किसके राज्यकाल में थे, किसके राज्यकाल में थे। इन्होंने कल्पद्रुम तो लिखा, लेकिन ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे गोविंद चंद्र के। किसके थे? गोविंद चंद्र के थे दरबारी कवि। यानी कि आंसर यहाँ पे है गोविंद चंद्र। लेकिन ये गोविंद चंद्र कौन है? तो गोविंद चंद्र है कन्नौज के गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर। कौन है? कन्नौज के जो गढ़वाल डायनेस्टी है, जो गढ़वाल वंश है, उसके रूलर थे। ठीक है, गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर थे ये। कौन? गोविंद चंद्र। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ये पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपको याद रखना है वो ये है, कल्पद्रुम के लेखक। अक्सर एग्जाम में पूछा है कल्पद्रुम के लेखक कौन है, तो कल्पद्रुम के लेखक हैं लक्ष्मीधर। किसके राज्यकाल में थे? तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल में थे। गोविंद चंद्र कहाँ के रूलर हैं? तो कन्नौज के गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंदावर का युद्ध, क्या चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो जब आप चंदावर का युद्ध देखें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, तो वो याद पहले रखो। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था। यहाँ से आपको एक चीज़ को याद रखना है, 1191, 1192। अभी जस्ट मैंने क्या बताया, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में लड़ा गया था। क्यों, किस तरह पराजित कर पाया? क्योंकि जयचंद ने मदद किया था। किसने मदद किया था? जैसे बोलते ना कि कोई यदि दगाबाजी करता है तो ये जयचंद है, बस वही है। तो यहाँ से जो चंदावर का युद्ध है वो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। क्या है? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये है
कि मोहम्मद गौरी और जो जयचंद्र के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था वो रिलेट किससे करता है, तराइन के युद्ध जो पृथ्वीराज के समय में जो लड़ा गया था वो है। इसकी डेट बहुत बार आप पढ़ेंगे 1193 भी लिखी रहती है, तो ये दोनों डेट को याद रखना कि चाहे 11 एक साथ नहीं बोलेगा कि 1193 है 94 है, नहीं आया है इस तरह से, तो 1193 है या फिर 1194 इस तरह से बोला जाता है। ये युद्ध लड़ा गया था फिरोजाबाद, चंदावर है ना, तो चंदावर कहाँ स्थित है, चंदावर फिरोजाबाद में है, ठीक है, जो कि यमुना के ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये भी पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ, तो यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के तट पर फिरोजाबाद, जो प्रेजेंट डे फिरोजाबाद है वो है चंदावर। तो ये इसका आंसर है जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को सुमेलित करना है, प्रथम सूची को द्वितीय सूची से सुमेलित करना है। ये है कि किसके कौन से क्या किसने लिखा है, ठीक है, लेखक हैं और उनकी रचना है। तो कलहण, बिलहण, जैनक, सोमदेव। पॉज कर लीजिए और इसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी हमको कुछ भी नहीं पता है, बस हमको ये पता है, अच्छा कलहण जो है यहाँ हमको नहीं पता है कि कौन सा आंसर है, लेकिन हम एलिमिनेशन के थ्रू किस तरह से जा सकते हैं उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमको ये पता है कि कलहण जो है राजतरंगिणी लिखे हैं, कलहण जो है राजतरंगिणी लिखे हैं, यानी कि हमारा ए का 1 है, तो इसको काट दो और इसको काट दो, 2। अब आप कितने ऑप्शन के साथ में है, 2 ऑप्शन। अब आप यहाँ पे थोड़ा 50-50 का गेस तो कर सकते हैं, है ना, उसको हम देखते हैं। तो कलहण, यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा उसको पहले जान लीजिए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कलहण ने राजतरंगिणी लिखी, बिलहण जो है विक्रमदेव चरित, जैनक जो है पृथ्वी विजय और सोमदेव जो है ललित विग्रह लिखे हैं। सोमदेव क्या लिखे हैं, ललित विग्रह लिखे हैं। अब ये जो है सोमदेव, जो ये सोमदेव है, ललित विग्रह, बिलहण देख रहे हैं, बिलहण कौन लिखा है, विक्रमदेव, बिलहण विक्रमदेव चरित लिखे हैं, जैनक पृथ्वी विजय, सोमदेव ललित विग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलहण राजतरंगिणी, बिलहण विक्रमदेव चरित, जैनक पृथ्वी विजय और सोमदेव ललित विग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। ट्राइपार्टिड स्ट्रगल जो हम पढ़ते हैं वो है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्राइपार्टिड स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइड स्ट्रगल किस राजवंश ने आरंभ और अंत किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है प्रतिहार ने, गुर्जर प्रतिहाराज हम पढ़ते हैं, तो प्रतिहार ने इसको आरंभ भी किया और अंत भी किया। ट्राइपार्टिड स्ट्रगल के बारे में हम कुछ चीज़ जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्राइपार्टिड स्ट्रगल की शुरुआत जो है 8th सेंचुरी में हुई थी। कब हुई थी, 8वीं शताब्दी में हुई थी, 8th सेंचुरी में हुई थी। ट्राइपार्टिड यानी कि त्रिपक्षी, तो 3 पक्ष कौन थे उस समय, तो 3 पक्ष थे, पाला डायनेस्टी यानी कि पाल वंश, पाला डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी, प्रतिहार वंश, फिर तीसरे हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश। तो इनके बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल जो है भारत के पूर्व यानी कि पूर्व भारत के थे, जिसको हम बोल सकते हैं बंगाल और बिहार से थे, बंगाल और बिहार से थे। फिर उसके बाद आता है प्रतिहार, तो ये वेस्टर्न इंडिया को बिलोंग करते थे, यानी कि पर्टिकुलरली हम यदि देखें तो राजस्थान हम बोल सकते हैं कि राजस्थान को बिलोंग करते थे, जहाँ ये एरिया कवर करते थे अवंती और जालौर रीजन को। प्रतिहार किसको कवर करते थे, अवंती और जालौर रीजन को, जो कि है राजस्थान यानी कि वेस्टर्न इंडिया में आता है। फिर आता है राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूटास आता है डेक्कन रीजन, किसमें,
डेक्कन रीजन है हमारा, डेक्कन रीजन, जो कि पर्टिकुलरली यदि हम देखें तो आता है कर्नाटका। क्या आता है? कर्नाटका। तो यहाँ पे आई रिपीट वंस अगेन, ये पर्टिकुलर ट्राईपार्टीट स्ट्रगल को थोड़ा हम देख लेते हैं। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत आरंभ हुई थी 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में, शताब्दी में हम बोल सकते हैं 8th सेंचुरी में। किसके किसके बीच हुई थी? तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटा वंश के बीच में हुई थी। पाल वंश बंगाल बिहार जो है हमारा, यानी कि पूर्व भारत, ईस्टर्न इंडिया। जो प्रतिहार है वो पश्चिम भारत यानी कि वेस्टर्न इंडिया, जो कि यदि हम स्टेट वाइज चलें तो आता है राजस्थान यानी कि अवंती और जालौर रीजन। फिर राष्ट्रकूटास आता है तो वो दक्कन रीजन ऑफ इंडिया आता है, दक्कन भारत। तो दक्कन रीजन की यदि हम बात करें तो आता है हमारा कर्नाटका। ठीक है, अब इनके संस्थापक को हम देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि पाल डायनेस्टी के, पाल वंश के संस्थापक कौन है, प्रतिहार के कौन है, राष्ट्रकूटास के कौन है, लेकिन साथ में ये युद्ध कौन लड़ा उसको पहले हम देखते हैं। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, उसको हम देखने जा रहे हैं। पाल डायनेस्टी आता है। ठीक है, तो पाल डायनेस्टी में धर्मपाल कौन लड़ा था ये युद्ध? धर्मपाल। आई नो राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, बट स्टिल यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद डैट। फिर उसके बाद क्या है? प्रतिहार में क्या है? प्रतिहार में है वत्सराज। कौन? वत्सराज। ये जो ट्राईपार्टीट स्ट्रगल है ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था। किसके किसके बीच में? धर्मपाल और वत्सराज के बीच में। तो इस युद्ध में क्या हुआ था ना कि वत्सराज पहले जीत गए। ठीक है, वत्सराज पहले जीत गए। फिर उसके बाद आए, इस युद्ध में आए राष्ट्रकूटा, जो कि दक्कन रीजन, कर्नाटका रीजन, उनका प्रवेश हुआ। ठीक है, तो ध्रुवा फर्स्ट, नाम भी पूछता है कि लड़ा किसने, तो ध्रुव प्रथम हम बोल सकते हैं, ध्रुव प्रथम थे। ठीक है, ये लड़े किससे? वत्सराज से। जीता कौन? ध्रुवा फर्स्ट जीत गए, लेकिन वो तो कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। तो क्या उत्तर भारत में रुक जाते क्या? क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष हो क्यों रहा था? तो यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो क्या है हमारा, ये लड़ा क्यों जा रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा जा रहा था कन्नौज रीजन के लिए। किसके लिए? कन्नौज रीजन के। कन्नौज कहाँ है? उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत में जब युद्ध लड़ा गया तो क्या ये दक्षिण भारत से आए थे तो राष्ट्रकूटा रुक जाते क्या? नहीं रुकते। तो क्या हुआ था कि वो तो वापस चले गए, जीत के वापस चले गए। तो उस समय ये जो प्रतिहार रूलर थे ना, वत्सराज, वो क्या किए कि अपना थोड़ी चालाकी दिखाए और वापस से कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमा लिए। इसीलिए बोला जाता है कि आरंभ भी इन्होंने ही किया और अंत भी इन्होंने ही किया है। यही कारण है कि ये बोला जाता है। साथ में मैंने आपको बताया था कि कन्नौज रीजन के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था। तो कन्नौज के लिए क्यों युद्ध लड़ा जा रहा था? क्योंकि कन्नौज जो है सिल्क रूट पे स्थित था। सिल्क रूट आप पढ़े होंगे, आप सभी पढ़े होंगे, है ना? सिल्क रूट पर ये स्थित है, तो इसका जो है कमर्शियल इम्पोर्टेंस था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। यदि कन्नौज पर उस समय किसी का आधिपत्य था, यानी कि वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली घोषित हो जाता। इसीलिए जो है कन्नौज रीजन में जो है बोला जाता था कि बहुत ही समृद्ध राज्य था, और यहाँ पे अपना यदि हम कब्जा कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कन्नौज, साथ में आपको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन की जो पूर्व की राजधानी थी, हर्षवर्धन आप सभी ने पढ़ा होगा, वो भी कन्नौज ही थी। ठीक है, कन्नौज का यदि संस्थापक पूछता है, देखिए पर्टिकुलर टॉपिक है, एक एक चीज़ याद करके रखना है। मैंने क्या बोला, टॉपिक क्या है हमारा, एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं केवल हम एमसीक्यू कर रहे हैं। आप यदि जानोगे नहीं, केवल एक एक चीज़ करते हुए चलोगे, एग्जाम में और कुछ आ गया तो फिर कैसे आंसर करोगे? फिर तो ऐसा होता है कि अरे यार इतना पढ़े कुछ आया ही नहीं, इतनी मेहनत कर रहे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। आपको हर एक चीज़ को कवर अप करना है। तो मैंने क्या बताया, कन्नौज हर्षवर्धन की भी राजधानी हुआ करती थी। फिर यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि कन्नौज के संस्थापक
यानी कि कन्नौज को अपनी राजधानी कौन सबसे पहले घोषित किया था? तो यशोवर्मन। कौन? यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन, जो कि 730 एडी में इन्होंने कन्नौज को सर्वप्रथम अपनी राजधानी घोषित किया था। आई होप यहाँ से आपको पर्टिकुलर एक ही टॉपिक है त्रिपक्षीय संघर्ष, और आपने बहुत कुछ यहाँ पे याद किया होगा, सीखा होगा। आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट, अभी मैंने बताया ध्रुवा फर्स्ट कौन लड़ा है? ध्रुवा यानी कि ध्रुव प्रथम जो है त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा है, लेकिन इस कुल का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था दांती दुर्ग, जिसको हम दांतिवर्मन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ? कर्नाटका। कहाँ पे? मैंने आपको क्या बताया? कर्नाटका को बिलोंग करते थे। और राष्ट्रकूट का जो यदि हम समय अवधि यदि देखें तो आता है 753 से लेकर के 982। बहुत बार हमसे क्या बोलता है? शताब्दी पूछ लेता है, शताब्दी पूछ लेता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 753 से लेकर के 982 तक राष्ट्रकूट वंश थे, राष्ट्रकूट वंश थे। फिर दांतीदुर्ग और दांतीवर्मन का यदि সময়काल आपसे पूछता है कि इनका कार्यकाल क्या था? कार्यकाल, समयकाल नहीं, कार्यकाल यदि पूछता है तो 756 नियरली अबाउट 756 के आसपास में ये जो है 753 से लेकर के 56 तक ये जो है क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के हम बोल सकते हैं फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि ये क्या किए थे कि इन्होंने दांतीदुर्ग दांतीवर्मन क्या किए थे? चालुक्य को हराए थे, और जिसकी वजह जो चालुक्य डायनेस्टी है ना, जो चालुक्य वंश है, उसको हराने की वजह से इन्होंने उपाधि धारण की थी, और वो थी राजाधिराज। राजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, साथ में परमेश्वर की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। एग्जाम में पूछता है कि राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाले राष्ट्रकूट वंश के कौन राजा थे? तो आंसर बनेगा आपका दांतीदुर्ग दांतीवर्मन। क्यों उन्होंने ये उपाधि को धारण किया? तो चालुक्य वंश को हराने के कारण उन्होंने राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। यहाँ पे हम अभी केवल 10 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन जो आएगा हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम बहुत सारे क्वेश्चन इसको पर्टिकुलर जो मेडिवल हिस्ट्री है इसको कवर अप करेंगे। तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो 11th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। देख लीजिए स्लाइड जो है 54 है, इसका मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, तो हम इसको आगे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन।